Hi guys, good morning to all students. Today you are again welcome in my YouTube channel. So students क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 1 ये चल रहा है। तो इसमें मैंने आपको जो बताया है रदरफोर्ड्स मॉडल, इसके वीकनेस भी मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा एटम के बारे में। जैसा कि एटम के बारे में आपको पता चल गया है कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं इनके मास क्या होते हैं, इनके चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और उसके बाद जो डिस्कवरी किए थे उनके नेम क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एटम है, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद क्या है, प्रोटॉन, और थर्ड इसमें फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3.1 इंटू 10 टू पावर -31 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg होता है। ठीक है, और इसका मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। और इसका मास कितना है स्टूडेंट, इसका भी वही होता है। यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है, 1.672 होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675। मतलब कि यहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर 5 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास इक्वल होते हैं, कुछ इक्वल होते हैं, नियर अबाउट इक्वल होते हैं, इंटू 10 टू पावर -27 kg। ये तो हो गया क्या, मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो क्या कहते हैं यहाँ पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स, -1.67 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। और इसका हो जाएगा वही 1.67 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और इसके बाद न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल्स, इट कंटेन्स नो चार्ज, सो द न्यूट्रॉन हैज 0 चार्ज। ओके, चलिए अब डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी इसका हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन का कौन डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन। कौन किया था स्टूडेंट, जे थॉमसन। और उसके बाद प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किए थे वो कौन थे, रदरफोर्ड ने इसका डिस्कवर किया था प्रोटॉन का। और उसके बाद न्यूट्रॉन का कौन किया था, चैडविक किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये किस तरह से एडजस्ट होते हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल में आपने पढ़ा था, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो अगर आप इसका शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और मैं आगे की ओर बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और जो एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऐसा आपको पता होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दोनों ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियन जिसे कहते हैं, न्यूक्लियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कितने होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मैटर हम पता करें तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, आयन भी होते हैं। ठीक है, तो एटम जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा, किसी भी एटम में प्रोटॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन कितना है, ये हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, आपको मालूम होगा कि एलिमेंट इज
मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट सेम प्रकार मतलब समान प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट का सिंबल हम एक्स ले ले तो एक्स के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को जेड से लिखा जाता है। और जो एलिमेंट ये जो सिंबल है एक्स, इसके ऊपर जो मतलब सिंबल लिखा जाता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है पूरा, ये पूरा सिंबल है किसका, एलिमेंट का, एलिमेंट का सिंबल है। और जहां ये ए है, ए क्या है स्टूडेंट, ए इज एटॉमिक मास, ए एटॉमिक मास है। और उसके बाद अगर हम बात करें जेड की, तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर। अब अगर हम पूछें आपसे कि एटॉमिक नंबर जो जेड है ये क्या होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसके डिफिनेशन की अगर बात करें तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो प्रोटॉन होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो जो जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होगा, और जो प्रोटॉन होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे हम आपसे बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में जो यहाँ नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और उसके बाद यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन में जो ये 1 है नीचे वाला, ये 1 क्या है, प्रोटॉन है, और यही 1 क्या है, यही 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आपसे पूछे ये 1 क्या है, तो ये 1 क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने होंगे न्यूट्रॉन, अभी तो हमें इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं एटॉमिक मास पता चला, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला न्यूट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला आपको लगाना होगा, ए इज इक्वल टू जेड प्लस पी, ठीक है, जेड प्लस एन, ये फार्मूला आपको लगाना होगा, या पी प्लस एन भी फार्मूला लगा सकते हैं। जेड मतलब पी होता है, तो पी प्लस एन फार्मूला लगाना होगा। तो ए इक्वल टू कितना दिया है, 1, पी का वैल्यू कितना है 1 प्लस एन, और ये कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 माइनस 1, और ये एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अगर आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इधर ऊपर लिख करके बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है 1 1, तो इसमें प्रोटॉन कितना है 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1, ठीक है। और यही प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। इसके बाद ये 1 क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमें पता करना है क्या होगा इसका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फार्मूला आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक मास जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, सम होता है। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन, और यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, एन इक्वल टू ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो ए माइनस पी हमें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 1 एन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1, और माइनस पी का वैल्यू कितना है 1, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन कितना होगा 0। इस हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन 0 होगा, मतलब न्यूट्रॉन होगा ही नहीं। तो इससे पता ये चलता है कि पहले तो हमने पढ़ा कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन एटम है इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो हाइड्रोजन एटम है इट कंटेन्स नो न्यूट्रॉन, बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल द एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या कहते हैं, एटम है ना। और एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल्स में होता है, वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं हायर स्टेट में, तो वहां पर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने पर एटम पर चार्ज आ जाता है। यानी कि हम कोशिश क्या करेंगे डिफाइन करने की, आयन क्या होता है इसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिए, आपकी इच्छा। चले देखिए,
ये हम लोग पढ़ेंगे अब आयन क्या होता है। आयन, आयन क्या होता है? आयनाइज्ड एटम होता है, या आप कह सकते हैं चार्ज्ड एटम होता है। चार्ज्ड एटम होता है मतलब एटम पर चार्ज अगर पाया गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। जैसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए एटम है स्फेरिकल, यहाँ ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकल गया इस एटम में से, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें प्रोटॉन बचेगा, और जब प्रोटॉन बचेगा इसमें तो यहाँ पर इस एटम में केवल प्रोटॉन होगा। अब प्रोटॉन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और जब पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो इस एटम में केवल पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और पॉजिटिवली चार्ज्ड कब होगा? जब क्या करेंगे? एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। या हम कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए एटम है और उस एटम में हमने इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में क्या हो गया? आ गया, इंटर कर गया, तो वो एटम जो होगा उस पर भी क्या आएगा? चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करेगा किसी एटम में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगी, तो निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उस एटम पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये एटम जो है, ये एटम हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड और निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं एटम, उसी एटम को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज्ड एटम है इन्हीं को हम आयन कहते हैं। आयन इज द चार्ज्ड एटम्स विच हैव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम आयन कहते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन। उस एटम या उस आयन को हम नेगेटिव आयन बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है उस आयन पर, तो उस आयन को हम पॉजिटिव आयन बोलेंगे, पॉजिटिव आयन बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या कि ये सोडियम एटम है और इस पर एक प्लस आयन है, तो ये कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है। मैंने आपसे पूछा कि इस सोडियम एटम में, सोडियम आयन में कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली बात इसका आप लिखिए सिंबल, तो 11 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23, ठीक है। तो ये जो 11 है ये क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इससे ये पता चल रहा है कि PEZ, पेज, ऐसे याद कर लीजिए कि किसी भी एलिमेंट के नीचे जो नंबर होते हैं उसको हम पेज कहते हैं। पेज मतलब PEZ, P मतलब प्रोटॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन और Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो इस सोडियम के नीचे जो नंबर लिखे होंगे वो क्या होंगे? नंबर, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या होंगे? एटॉमिक नंबर होंगे। और जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने न्यूट्रॉन नहीं पता किया। अच्छा, ये जो पेज है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन 11 तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 10 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब इलेक्ट्रॉन इस एटम में से निकला होगा, और जब एटम इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तभी तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, प्रोटॉन की अधिकता हुई, और जब प्रोटॉन की अधिकता हुई तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब प्रोटॉन कितना ज्यादा होगा? एक ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन एक कम होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे और 11 एटॉमिक नंबर भी होगा, ठीक है, इस एलिमेंट का। तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एटम के अंदर से प्रोटॉन को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है। ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एटम।
एटम से केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया जा सकता है, प्रोटॉन को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है एट द सेंटर पर, ठीक है। ड्यू टू विच द प्रोटॉन कैन नॉट बी सेपरेटेड आउटसाइड ऑफ द एटम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयंस होता है, आयंस आर द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर स्पीसीज विच हैज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर करिए अधिकतम स्टूडेंट्स को और अपनी पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।